अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए फ़र्स्ट ईयर के पहले चैप्टर मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में शामिल हैं, पेपर्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक नेम सेवरल रिपीटिटिव फिनोमिना occurring in nature that could serve as a reasonable time standard। यानी आप नाम लिखिए उन चीज़ों के जिनको हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की कि हम किन किन चीज़ों को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं, तो याद रखिएगा कि हर वो चीज़ जो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, एक मखसूस फासला तय करने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पर उसी वक्त में वापस आ जाए, तो हम उनको एज ए रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी आसान हो जाएगी बात अगर आप बात को समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और हम जानते हैं कि ये गोल घूमती है हमारे सन, SUN, ये सूरज है, ये हमारी E स्टैंड्स फॉर अर्थ है। अब अगर आप नोट करें तो जो हमारी ज़मीन है वो गोल घूमती है किसके गिर्द? सूरज के गिर्द, ऐसे ही है ना। ओके, अगर आप नोटिस करें तो ये एक मुकम्मल चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाकर इस तरह से आती है, घूमती है और कितना टाइम लेती है ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए ये पॉइंट P है, ज़मीन बार बार यहाँ पर आ जाती है। तो देखो, अगर आपको पता हो, आपको याद हो, तो हम ये जानते हैं कि 364.5 डेज़ में ये गोल घूमकर वापस P पॉइंट पर आ जाती है। ये जो P पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस P पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस P पॉइंट की। यानी अब क्या होगा, ज़मीन गोल घूमेगी और दोबारा चक्कर लगा कर आएगी और 364.5 डेज़ में। अच्छा, 364.5 डेज़ के बाद ये अगेन उसी साइकिल को रिपीट करेगी और दूसरा चक्कर भी उतने ही टाइम में लगाएगी। ऐसे ही है ना। मैं तो जब से 45 साल का हो गया यही देख रहा हूँ, 364.5 डेज़ ही होते हैं साल में। आप भी यही देख रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ज़मीन बार बार चूँकि वापस अपने पोजीशन पर आ जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो हम ज़मीन के इस मोशन को एज ए रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपकी घड़ियों में एक बात लिखी हुई होती है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है और वो लफ्ज़ होता है क्वार्ट्स। अगर अपनी घड़ी में आप ये 1 2 3 4 5, ये मैं डायल बना रहा हूँ, इतना अच्छा तो नहीं है बट आपको समझने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, ये आपका टाइम है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वार्ट्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, इस जगह पर क्वार्ट्स लिखा हो। तो क्वार्ट्स का क्या मतलब? क्वार्ट्स एक असल में एक एलिमेंट है, एक मेटल है और इसके एटम्स की वाइब्रेशन सो रेगुलर है। यानी दुनिया में अल्लाह मियाँ ने जिन जिन चीज़ों को बनाया है, हम जानते हैं एटम से मिलकर बनाया है और एटम्स रुके नहीं रहते बल्कि अपने फिक्स्ड एक्सिस में, मैं बात कर रहा हूँ इस एटम की जो कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, इस तरह से ये वाइब्रेट करता रहता है। हाँ, इन समर गर्मियों में इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम होने पर इसकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। लिहाजा हम देखना ये है कि हम इस क्वेश्चन में इसको किस तरह से पुट कर सकते हैं, और वो ये कि क्वार्ट्स की जो एटम्स की मूवमेंट है गर्मियों और सर्दियों में इज़ सो रेगुलर
यानी जितनी मूवमेंट इसकी, जितनी वाइब्रेशन इसकी सर्दियों में होती है, उतनी ही वाइब्रेशन कमोबेश गर्मियों में भी होती है। और यही वजह है कि हम क्वार्ट्स को एज ए रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं। हम घड़ियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, या हर वो चीज़ जो अपने डिस्टेंस यानी अपने पॉइंट पर दोबारा घूमकर वापस आ जाए एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बार बार वो वापस आती रहे, और जितने टाइम में उसने पहला चक्कर मुकम्मल किया उतने ही टाइम में वो दूसरा चक्कर भी मुकम्मल करे, तो हम इसको एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं। ओके, ओके हम दबा देते हैं, मैं रोक रहा हूँ इसे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, यानी नुकसानात क्या होंगे अगर हम पेंडुलम को एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये असल में नथी है, जुड़ा हुआ है पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो एक सर्टेन पॉइंट पर घूमकर वापस आ जाए और जितना टाइम वो फर्स्ट चक्कर में ले उतना ही टाइम वो दूसरे चक्कर में भी ले, उतना ही टाइम वो तीसरे चक्कर में भी ले, तो हम उसको एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं, हम जानते हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम देखो, एक पेंडुलम हमारे पास ये रहा, एक मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ सीधा बनाने की। ओके ओके, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसके साथ मैंने एक बॉब बांध दिया, एक पेंडुलम बनाने की कोशिश की है। देखो, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरफ को आ जाएगा, और जब ये आगे को आया है यानी ये इस तरफ को आया है तो डेफिनेटली ये वापस भी जाएगा। और फ़र्ज़ करें कि ये बॉब वापस यहाँ पर आ गया। ओके, ये इस तरह से वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। अब हम ये जानते हैं कि पहले चक्कर में ये फासला तय करेगा, लेकिन अगले चक्कर में ये इतना ही फासला तय नहीं करेगा। आपके जहन में एक एग्ज़ाम्पल ला दूँ मैं, और वो है झूले की। जब आप स्विंग में झूले में बैठते हैं तो पहले जब आप बैठते हैं और आपका बहन या भाई आपको धक्का देते हैं, तब जब आप आगे जाते हैं तो जो पहला चक्कर मुकम्मल करते हैं उसके बाद दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर, आप नोटिस करेंगे कि आपकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो चूँकि डेफिनेशन के मुताबिक जितना, अगर आपने एक चक्कर ऐसे आए और वापस गए, अगर आपने ये तय किया है 1.4 सेकेंड्स में, तो दूसरा चक्कर भी इतने ही टाइम में आपको तय करना चाहिए। फिर आप इसको एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है पेंडुलम में। पेंडुलम में अगर पहला चक्कर 1.4 सेकंड्स में लिया तो दूसरा 1.8 सेकंड्स में लेंगे, यानी ज़्यादा टाइम लगाएंगे एक चक्कर लेने में। तीसरा चक्कर और लेट हो जाएगा, चौथा चक्कर, क्योंकि वो हल्के हल्के स्लो जो हो रहा है तो उसका चक्कर जो है, यानी उसका एक वाइब्रेशन जो है, कंप्लीट वाइब्रेशन, उसमें वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यही वजह है कि चूँकि एक पॉइंट पर बार बार वापस तो आ रहा है, वो मान लीजिए कि वो वापस आ रहा है, लेकिन चूँकि उसका टाइम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टाइम बार बार जिस पॉइंट पर वो आए और उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम हो, यानी पहला चक्कर अगर 1.4 सेकंड में लगाया, दूसरा चक्कर भी 1.4 सेकंड में लगाए, तीसरा चक्कर भी 1.4 सेकंड में लगाए, तब हम इसको एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यही वजह है कि हम पेंडुलम को एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के मुताबिक, वाई वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अगर आपने पहला चैप्टर मेजरमेंट्स को तफसील से पढ़ा हो तो बेसिकली
जब हम फिज़िक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो असल में हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं मेजरमेंट्स। फिज़िक्स बेसिकली मेजरमेंट्स का नाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा, F=m में, उसकी थ्योरी पढ़ी, उसका लॉ पढ़ा और क्या फाइंड किया, आपने फोर्स फाइंड करना शुरू कर दी, एक्सेलरेशन फाइंड करना शुरू कर दिया, मास फाइंड करना शुरू कर दिया। इसी तरह से आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा और एम्पियर्स लॉ पढ़ने के बाद आपने काम क्या किया, अरे करंट ही तो फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड ही तो फाइंड की। मुख्तसरन इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप फिज़िक्स की बात करते हैं तो असल में आप बात कर रहे होते हैं मेजरमेंट्स की। फिज़िक्स में आपने मेजरमेंट्स ही करनी होती हैं और चूंकि मेजरमेंट्स आप बड़ी से बड़ी चीज़ की करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ की करते हैं, तो ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पर मैं एक अगर एप्पल, ये तो हार्ड बन गया बट यहाँ से चलो, ये जो एप्पल है अगर मैं इसे तोलूँगा या मैं बात कर लेता हूँ मैंगो की, अगर मैं मैंगो को तोलता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत आसान है इन्हें पकड़कर तराजू में रखना, इनको तोलना, इनके दूसरी तरफ वेट्स को रखना, बट्टों को रखना, ये बहुत आसान है। लेकिन दूसरी तरफ जो गैस के एटम्स हैं छोटे छोटे, याद रहे, हाँ याद क्या रहे, आप भी जानते हैं, ये नज़र ही नहीं आते, है ना, तो इन्हें पकड़ना पॉसिबल नहीं है, पकड़कर तराजू पर रखना पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि हम इसे मैयर ही नहीं कर सकते, लिहाजा एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बेहतरीन तरीका निकाला कि चलें आप अगर इन्हें मैयर नहीं कर, आप इन्हें तोल नहीं सकते तो आप इनको काउंट कर लें, ठीक है, यही कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स इज इक्वल्स टू 1 मोल। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं जी 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। इस तरह से तो असल में जो चीज़ें आप पकड़ सकते हैं, जिन्हें आप तराजू में रख सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो किलोग्राम होगा। लेकिन जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम उन्हें चूँकि पकड़ नहीं सकते, उन्हें तराजू में नहीं रख सकते, उन्हें मैयर नहीं कर सकते, तो हमने एक मेथड बना लिया, एक तरीका अपनाया, वो था काउंटिंग का। तो हमने काउंट करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि फ़िज़िक्स में भी केमिस्ट्री में भी हम चूँकि दो चीज़ों से सामना होता है हमारा, एक बहुत बड़ी चीज़ों से जिनको हम किलोग्राम में मैयर कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें जिन्हें हम मैयर नहीं कर सकते, हमने उसके लिए एक और यूनिट का इंतखाब कर दिया और वो था मोल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, 3 स्टूडेंट्स मैयर द लेंथ ऑफ ए नीडल विद स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। ठीक है, जो मिनिमम डिवीजन है वो है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये इसका लीस्ट काउंट है, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है जिससे इन बच्चों ने रीडिंग ली है। एंड रिकॉर्डेड एज, एक बच्चे की रीडिंग जो उसने लिख कर दी वो थी ये, यानी 0.2145 मीटर। दूसरे बच्चे ने जो आपको रीडिंग लिख के दी वो थी 0.21 मीटर और थर्ड वन ने जो लिख कर दी वो थी 0.214 मीटर। तीनों वैल्यूज़ को अगर आप गौर से देखें तो तीनों का एक ही मतलब है। राउंड ऑफ करने पर 0.2145 को, 0.21 को, 0.214 को, अगर आप इन सब को राउंड ऑफ करें तो सब का मतलब एक ही बनता है, ऐसा ही है ना। लेकिन इसके बावजूद इसमें से एक वैल्यू को हम सही मानेंगे रूल के मुताबिक, और वो कौन सी है? देखो, अपने लीस्ट काउंट को, जो आपके पास लीस्ट काउंट मौजूद है, उसको, उसके यूनिट्स भी वही होने चाहिए जो रीडिंग के यूनिट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रीडिंग का यूनिट है मीटर, दूसरे का भी मीटर, तीसरे का भी मीटर, तो अपना जो लीस्ट काउंट है उसके यूनिट्स भी आपके पास मीटर्स ही में होने चाहिए। तो हम 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1
मिली की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट -3 और मीटर। देखो ये जो मिली है ये प्रीफिक्स कहलाता है और मिली की वैल्यू हमेशा, अब चूंकि आप फर्स्ट ईयर की फील्ड में फर्स्ट ईयर में कदम रख चुके हैं, लिहाजा आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब लफ्ज़ मिली आएगा यानी प्रीफिक्स आएगा तो मिली की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट -3 होती है। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स, तो मैंने क्या किया, मिली की जगह मिली की वैल्यू लिख दी और अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ मेरे पास ओके, तो यूँ मेरे पास मीटर्स में मेरा लीस्ट काउंट जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें कितने डिजिट्स हैं? जितने डिजिट्स इसमें होंगे उतने डिजिट वाला आंसर मेरा एक्यूरेट होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा। यानी 1 2 3 4 मेरे पास 4 डिजिट्स हैं लीस्ट काउंट में, लिहाजा 4 डिजिट्स वाला जो वैल्यू है वो ही करेक्ट होगी। यानी जो तीसरा बच्चा है 0.214 मीटर जो मुझे बता रहा है उसका आंसर इज़ मोस्ट एक्यूरेट। अगरचे तीनों राउंड ऑफ करने के बाद सही हैं, लेकिन राउंड ऑफ करने से हम जानते हैं वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। लिहाजा हमने क्या किया कि इसमें से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालनी थी और वो हमने निकाली इस तरीके से। तो आपने देखना ये होता है कि आपका लीस्ट काउंट उन तमाम वैल्यूज़ के जो यूनिट्स हैं उनके साथ मैच करता हो। मिसाल के तौर पर आपका जो लीस्ट काउंट था वो मिलीमीटर में था, रीडिंग्स मीटर में थी, तो आपने अपने लीस्ट काउंट को मीटर में चेंज किया। मीटर में चेंज करने के बाद उसके डिजिट्स गिन लें, जितने डिजिट्स लीस्ट काउंट के बनते हैं उतने ही डिजिट्स रीडिंग के बनने चाहिए, वही रीडिंग जो है वो सूटेबल होगी। ओके, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास एक ओल्ड सेइंग है, एक कहावत है और इसके मुताबिक अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन। देखो ये ओल्ड सेइंग ये है कि चेन जहाँ से स्ट्रॉन्ग मानी जाती है वहीं से ही वो वीक होती है, वगैरह वगैरह, जो भी इसकी स्टेटमेंट का मतलब है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको फिज़िक्स में इस ओल्ड सेइंग को फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर अब चेन को देखें तो चेन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी अगर उसका जो वीकेस्ट लिंक है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है ना? मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक रीडिंग, आप एक जो मीटर रूलर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मीटर रूलर मैं बना रहा हूँ, इससे अगर आप रीडिंग लेते हैं, ठीक है, इससे अगर आप रीडिंग लेते हैं तो जाहिर है इसका जो लीस्ट काउंट है इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसी चीज़ जो सेंटीमीटर से भी छोटी है तो जब आप इससे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। उसकी वजह इसका लीस्ट काउंट बड़ा है। मीटर रूलर का लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, तो आप इससे हरगिज़ छोटी वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, कर लेंगे लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तब आप इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करें कि जिसका लीस्ट काउंट ही बहुत छोटा होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बहुत छोटी हैं तो वो वर्नियर कैलिपर से भी इतने अच्छे तरीके से मेजर नहीं होंगी और होंगी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है ना? तो अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आपके पास लीस्ट काउंट्स जितना छोटा होता चला जाएगा आपकी रीडिंग, आपकी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होती चली जाएगी। तो जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ही स्ट्रांग आपकी वैल्यू होगी। इस ओल्ड सेइंग का फिजिक्स की ज़बान में मतलब यूं बनता है।
ओके जी, 1.6 और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।